हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हिंदी की चौपाल के अगले सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संक्षेपण। संक्षेपण का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इंग्लिश में होता है समराइजेशन। ठीक है, लेकिन संक्षेपण समराइजेशन से काफी ज्यादा अलग है, यह आपको ध्यान रखना है। वो कैसे है वो हम देखेंगे। ठीक है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि किसी बड़े पाठ, अब बड़े पाठ में क्या क्या हो सकता है, निबंध भी हो सकता है, लेख भी हो सकता है, और रिसर्च पेपर, वो तो सब अलग चीजें हो गई। तो कोई भी लेख या निबंध ऐसा हो जिसके जो मुख्य विचार और तर्क जो हैं उनको हम लघुत्तर आधार में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको कहते हैं संक्षेपण। जिसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है क्रिटिकल प्रेसिस राइटिंग। इसकी संरचना निबंध जैसी होती है, पल्लवन की संरचना भी निबंध जैसी होती है, और संक्षेपण की संरचना भी निबंध जैसी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि निबंध का मतलब ही क्या है कि कोई भी जो विचार हैं उनको लॉजिकली और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना ही तो निबंध कहलाता है। तो कोई भी लिटरेरी चीज ऐसी होगी जिसमें कोई लॉजिक है और क्रमबद्धता है, तो उसकी संरचना निबंध जैसी ही होगी। ठीक है, तो सार लेखन की आवश्यकता हमको कहाँ कहाँ पड़ती है? जैसे ऑफिस में बहुत बड़ा कोई लेटर आ गया या कोई रिपोर्ट आ गई, तो जो डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे लोग बैठे हैं, जैसे कल को आप भी होंगे, तो आप क्या चाहोगे कि एक समरी शीट आपके सामने आ जाए जिसमें कोई भी मेन बात छूटे नहीं और कोई फालतू बात आए नहीं, तो आप क्विकली उसको डिसाइड कर पाओ कि आपको आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है। ठीक है, तो कार्यालय में, बिजनेस में, ठीक है, वैसे ही पत्रकारिता में भी क्या होता है कि आपके पास घटना के फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अखबार में कॉलम तो फिक्स हैं, आपको उन्हीं में अपने वो करनी है, तो वहां भी आपको समराइजिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रेसिस राइटिंग इसका जो, अगर कहें कि वर्ड टू वर्ड जो सबसे करीब जो मीनिंग होता है वो इसका होता है प्रेसिस राइटिंग। ठीक है, तो अपनी बात को प्रभावी और रोचक बनाने और उसे पाठकों की समझ में आ सकने योग्य बनाने के लिए, देखो दो फैक्टर हो गए इसमें, प्रभावी और रोचक भी बनाना है आपको, और पाठक की समझ में आ सकने वाला। तो अब जब कोई भी जो राइटर होता है, कोई भी लेखक है, वो कोई भी चीज लिख रहा है, तो उसका तो ये है ना कि वो कितना आलंकारिक ढंग से, कितनी रोचकता से, कितना अद्भुत प्रभाव पैदा करते हुए लिख पाए। तो वो तो मुहावरे, लोकोक्तियां भी लिखेगा, वो उद्धरण भी देगा, वो अलंकारों का प्रयोग भी करेगा, वो बीच में कोई दृष्टांत भी डालेगा। तब उस वजह से क्या होगा कि मूल आइडिया तो आपका एक है, ठीक है, लेकिन आपके जो पेजेज है, जो कंटेंट है, सामग्री का आकार है, वो बढ़ जाएगा, जबकि आइडिया आपका एक ही था। ठीक है, तो उसकी वजह से जब आपको संक्षेपण करना होता है, तो आप वो जो सब ऐसी चीजें आ गई, जो दृष्टांत आ गए, जो अलंकार आ गए, जो लोकोक्ति मुहावरे आ गए, उन सबको आप हटा दोगे। तो जो है ना, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, या आप ध्येय वाक्य समझ लो संक्षेपण में, कि सार सार को हमको रखना है और जो इधर उधर की उसमें जो भी चीजें हैं उनको हटा देना है। ठीक है, तो अब संक्षेपण की विशेषताएं क्या क्या होती है, ये ध्यान से देख लेते हैं। संक्षेपण है तो पहली चीज तो हो गई संक्षिप्तता। संक्षेपण सदा ही मूल पाठ से छोटा होता है, आपको पता ही है, पेपर में 1/3 आपको करना है। ठीक है, मूल पाठ का 1/3 होता है, और सूत्रात्मक रूप में, अब देखो पल्लवन में हम क्या कर रहे थे, व्यास शैली। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको एक सूक्त दिया हुआ था, ठीक है, उसका आपको करना था पल्लवन। ठीक है, तो इसलिए वहां पे आ गई थी व्यास शैली। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल दिया हुआ है, उसका आपको करना है संक्षेपण, तो यहाँ पे आपके आ गई सूत्रात्मक शैली। ठीक है, शॉर्ट करना है। ठीक है, सेकंड हो गया पूर्णता। तो कभी भी ये ध्यान रखो, किसी भी चीज को संक्षिप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके मूल बातों को गायब कर दोगे या मूल तत्व को गायब कर दोगे, वो उसमें रहना चाहिए। जैसे आप फ्रूट का फ्रूट जूस बनाते हो, तो जूस में फ्रूट के तो सारी चीजें रहेंगी ना, ये थोड़ी है कि फ्रूट का टेस्ट खत्म हो गया और पानी पानी आ गया और जूस बन गया। ठीक है, तो पूर्णता रहनी चाहिए वहां पे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के बाद पता ही नहीं चले कि मूल जिसका ये संक्षेपण हुआ है उसमें था क्या। ऐसा होना चाहिए कि आपने संक्षेपण किया हुआ जब पढ़ लिया, तो आपको फिर मूल पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए, मूल भाव में दिए भावों को जानने की इच्छा नहीं रहनी चाहिए।
तो ये अपने आप में एक पूर्ण रचना होनी चाहिए जिसमें सारे तथ्य आ गए हों। फिर शुद्धता। अब भाषा की आप कहीं भी बात करोगे तो शुद्धता तो होनी चाहिए, ठीक है, भाव की दृष्टि से भी, यानी अर्थ की दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी, यानी शिल्प की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। शब्दों का चुनाव कैसा होना चाहिए? सटीक, मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ का सही ज्ञान, क्योंकि लेखक ने किसी मुहावरे का या लोकोक्ति का प्रयोग किया हुआ है। अब आप उसका अर्थ समझ ही नहीं पाओगे तो फिर आप संक्षेपण में अर्थ का अनर्थ कर दोगे, और फिर अनर्थ कर दोगे तो फिर वो संक्षेपण हुआ किस चीज का, ठीक है। तो इसलिए आपका शब्द भंडार अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से आ जाती है क्रमबद्धता। जिस क्रम में जो मूल पाठ है उसमें विचार दिए गए हैं ना, उसी क्रम में आपको अपने संक्षेपण में भी प्रस्तुत करने हैं। अगर क्रमबद्धता नहीं होगी तो क्या होगा कि अव्यवस्था आ जाएगी, और अव्यवस्था आ गई तो क्या हो गया, फिर वो संक्षेपण नहीं रहेगा, वो केवल तथ्यों का संकलन रह जाएगा, ठीक है। क्रमबद्धता से न केवल विषय प्रतिपादन अच्छा होता है, बल्कि सुसंबद्धता जिसको कहते हैं ना, कॉन्टेक्चुअलनेस जो क्रिएट होती है जैसे निबंध में होती है, तो उसकी वजह से क्या है, प्रभाव भी अच्छा निकल के आता है आपके संक्षेपण का। फिर स्पष्टता, जैसे शुद्धता जरूरी थी वैसे स्पष्टता, इसके बारे में तो कुछ कहना ही, यानी सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, शुद्धता और स्पष्टता तो होनी ही होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि ऐसी बोधगम्य भाषा शैली आपको रखनी है कि वो सभी को समझ में आए। एक लिस्ट और जटिल और गूढ़ तो लेखक ही बना देता है ना, आपको तो उसको आसान करना है। भाई संक्षेपण की मूल भावना आप क्या समझे थे कि किसी को जल्दी से बात समझ में आ जाए, इसीलिए संक्षेपण किया जाता है। तो अगर आप उसमें जटिल शब्दों का प्रयोग करोगे तो जल्दी समझ में आने की बजाय नुकसान और हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये मौलिकता, मौलिकता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने क्या किया, आपको दे रखी थी 20 लाइन, उसमें से आपने छांट छांट के 4 लाइन चिपका दी, 16 लाइन हटा दी, तो संक्षेपण थोड़ी हुआ, उसमें तो बहुत सारे तथ्य खत्म हो जाएंगे, उसका रचना का भाव खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो संक्षेपण नहीं है। संक्षेपण का मतलब है कि उन 20 लाइनों का सारा निचोड़ 4 लाइन में आना चाहिए, तो बिना मौलिकता के नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उपयुक्त शीर्षक, जहां भी पेपर में संक्षेपण की बात आती है तो वहां पे आपको क्या होता है, 2 नंबर मिलते हैं शीर्षक के। तो संक्षेपण में शीर्षक आवश्यक है, और 8 नंबर होते हैं संक्षेपण के। तो अगर आपने शीर्षक दे दिया ठीक से तो आपके 2 नंबर हो गए। अब उसमें क्या ध्यान रखने की बात है, शीर्षक लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी खुशी कभी गम, रहना है तेरे दिल में, ऐसी पिक्चरों जैसे लंबे लंबे नाम नहीं होने चाहिए। सबसे कम शब्दों में और सटीक होना चाहिए, और पाठ के भाव के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं वहां पे तो बता रहे हैं प्राचीन भारत का गौरव और आप गाने गा रहे हो पश्चिमी सभ्यता की, ठीक है। तो शीर्षक होना चाहिए बिल्कुल एप्ट, जो पाठ का जो कहते हैं ना स्पिरिट, जो जीस्ट होता है पाठ का, उसको कैच कर ले, ऐसा शीर्षक होना चाहिए, और कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है समाहार शक्ति। तो सभी तथ्य समाहित हो जाने चाहिए, कोई तथ्य छूटना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा तो आना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से कुछ लगाना नहीं है, और ओरिजिनल छूटना नहीं चाहिए। ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तोड़ना मरोड़ना नहीं है, अनावश्यक बातों को हटा देना है, सूची के रूप में प्रस्तुत नहीं करना, नहीं तो वो तो टेबल हो गई, फिर वो संक्षेपण क्या हुआ, ठीक है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आपकी झलकनी चाहिए उससे, ठीक है। अब इसके नियम समझ लेते हैं, क्या क्या नियम होते हैं संक्षेपण के। तो संक्षेपण कर्ता को सबसे पहले, कोई भी अपन को काम करना है तो ये तो पता होना चाहिए ना वो करना कैसे है, तो उसकी विधि का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। भाषा का प्रयोग और रचनात्मक कौशल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आपको मूल दिया गया है जिसको आपको संक्षिप्त करना है, उसको 2-3 बार पढ़ लो, उसमें क्या सेंट्रल आइडिया क्या है, पेरिफेरल्स क्या है, जो हमने जैसे पल्लवन में बात हम करते हैं ना कि मूल भाव और गौण भाव, तो वैसे ही यहाँ भी आपको उसके मूल और गौण भाव समझ लेने चाहिए कि भाई इनको डाले बिना तो काम नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रमुख तथ्यों का चुनाव कर लो और उनको अंडरलाइन कर लो, जिससे बाद में वो छूटे नहीं, या आप रफ वर्क कहीं पे कर रहे हो तो वहां पे लिख लो उसको, ठीक है। उसके बाद शब्द चयन आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करते समय ये भी ध्यान रखो कि तथ्यों में आपका जो क्रोनोलॉजी है, क्रमबद्धता है, वो मेंटेन रहे। और सरल शब्दों का चयन करना है, ऐसा नहीं कि यानी या तो आप जानो या खुदा जाने, ऐसे शब्द नहीं डालने,
बिल्कुल सिंपल शब्द जो एक आम पढ़े लिखे आदमी के समझ में आए, ऐसे शब्द। और शब्दों का कंटेक्स्ट भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमने समानार्थी शब्दों में पढ़ा था, पाद, चरण, पांव, लात, इंटरचेंज कर दो, ठीक है। अलंकारों का प्रयोग जहां जरूरी हो वहीं करो, केवल अलंकारों के प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं कर देना है, ठीक है। चरण कमल नहीं कर देने जैसे जाएंगे, लेकिन कहीं पे उपमा देने से या कहीं, यानी आप वो समझ जाओगे। अगर नेचुरली वहां पे अलंकारों का प्रयोग हो रहा है तो ठीक है, और जबरदस्ती घुसाना नहीं है। और भाषा में लय और प्रवाह का गुण तो रहना ही चाहिए, नहीं तो पढ़ने वाले को मजा ही नहीं आएगा। मौलिकता हम बात कर ही चुके हैं कि ये नहीं वहां से उठा के वैसे के वैसे चिपका दिया। अगर वहां से भी कोई तथ्य या कोई मूल भाव ले रहे हो आप, तो उसको अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में लिखो, ठीक है। सूत्रात्मक भाषा का उपयोग, वहां 4 सेंटेंस में लिख के कोई बात समझाई जा रही है तो आप कोशिश करो कि एक ही सेंटेंस में उन चारों सेंटेंस के जिस्ट को कवर करते हुए कैसे आप कर पाओगे, तभी 1/3 में कंप्लीट कर पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। उद्धरणों को, जैसे जो अनावश्यक लंबे चौड़ी कहानी किससे दिए हुए हों, कोई लंबे उद्धरण दिए हुए हैं, तो उनको आप हटा दो, ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ एक इंडिकेशन डाल दो, ठीक है। यहाँ पे संक्षेपण में विचार पुष्टि नहीं की जाती, बस प्रस्तुत कर दिया जाता है विचार को, ठीक है। उसके बाद अन्य पुरुष शैली का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अन्य पुरुष शैली समझते हो आप? जैसे इंग्लिश में होता है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पे जब आप संक्षेपण करोगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, परोक्ष कथन में। और उत्तम और मध्यम पुरुष की जगह आ जाएगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है वह, वे लोग, ठीक है। वैसे ही भूतकालिक सिंपल पास्ट में चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और जहां पे जैसे धरती गोल है, सूरज पूर्व में उगता है टाइप की बातें आएंगी ना, वहीं पे वर्तमान काल का प्रयोग होगा। सार्वभौमिक सत्य के स्थान पे ही वर्तमान काल आएगा, बाकी भूतकाल में चलेगा। विराम चिन्हों का प्रयोग तो करना ही है भाषा अगर ठीक रखनी है तो। विवरणात्मक शैली क्या होती है कि अगर वहां दिया हुआ है राम, मोहन इधर आओ, मोहन अभी आता हूँ राम, इस टाइप से अगर बात दी हुई है तो आप क्या कहोगे? राम ने मोहन को बुलाया और मोहन ने आने का उत्तर दिया, ठीक है। आगे चलो। शब्द सीमा तो उसमें फिक्स होती ही है। अगर मान लो 180 वर्ड में दिया हुआ है वहां पे जो पैराग्राफ है आपको, तो आपको 55 से 65 में उसको करना है। लगभग 1/3 का मतलब यही होता है कि 33% है, तो उसका मतलब ये हो गया 30 से 40% के बीच में आपको उसको कर देना है। मूल पाठ से मिलान का मतलब क्या हो गया एंड में? कि कोई मूल भाव नहीं रह जाए, कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूट जाए, या कोई आपने जबरदस्ती की लाइन उसमें चिपका रखी है उसको हटाने का स्कोप है, वाक्यों की संरचना में परिवर्तन करके छोटा बड़ा किया जा सकता है, तो वो करना है, ठीक है। वो हो गया आपका लास्ट स्टेप, ठीक है। अब ये समराइज करने वाली चीज है। संक्षेपण में अर्थ का संप्रेषण अलग नहीं होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं करना आपको। उसको पढ़ के समझ लो, उसके बाद तथ्यों को रेखांकित कर लो, फिर उसको क्रमबद्ध कर लो, 1/3 में संक्षेपण करो, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ो घटाओ मत उसमें। जोड़ो घटाओ मतलब कंटेंट तो आप कम करोगे ही, लेकिन कोई तर्क, कोई लॉजिक, कोई फैक्ट अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है, ठीक है। फिर पहले रफ तैयार कर लो, फिर उसका शीर्षक तैयार कर लो, और उसके बाद उसको लिख दो। कोई भी अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहानी, किस्से हैं, उनको हटा दो। अब काम की बात क्या है? शीर्षक। लोगों को शीर्षक डिसाइड करने में बड़ा डाउट रहता है कि शीर्षक कैसे, गद्य का या अवतरण का शीर्षक कैसे डिसाइड करें। तो उसका एक सबसे आसान तरीका है, यदि पूरा पढ़ सकते हो तो पढ़ ही लो, ठीक है। नहीं तो आप ये सोचो कि जब आप कोई निबंध लिखने जाते हो, जब आपको निबंध का टॉपिक दिया जाता है कहीं भी, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले लिखते हो प्रस्तावना। प्रस्तावना में उसकी भूमिका सेट करते हो, तो उसमें बार बार जो उसका शीर्षक है उससे संबंधित बातें आती है, ठीक है। कैसे? मान लो आप लिखोगे दीपावली का त्योहार, ठीक है, इसका निबंध लिखना है आपको। तो आप कैसे लिखते हो कि दीपावली भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, दीपावली ऐसा है, दीपावली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है। और उपसंहार में क्या लिखोगे? उपसंहार में लिखोगे दीपावली हर्षोल्लास से मनाई जानी चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा प्रस्तावना और उपसंहार में जो विषय वस्तु है ना, उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है ना?
तो उसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जब आर्टिकल होता है ना, तो उसकी जब भूमिका सेट की जाती है या जब उसको कंक्लूड किया जाता है ना, जब उसका अंत का होता है, यानी पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ में बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि जो उस आर्टिकल की मूल भावना है वो आपको वहां से पकड़ में आएगी, पहले पैराग्राफ से और आखिरी पैराग्राफ से। तो जैसे जब आपने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, उसके बाद जब आपको शीर्षक डिसाइड करना है तो आप पहला और आखिरी पैराग्राफ वापस पढ़ो, तो वहां से आपको शीर्षक का आइडिया मिल जाएगा पक्का। आपको यही मेथड दोहराना है एग्जाम में भी। जब आपको शीर्षक डिसाइड करना हो तो पहला और आखिरी पैराग्राफ बार बार पढ़ो, वहां से आपको शीर्षक मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो इसका हमको करना है संक्षेपण। तो संक्षेपण की बातें क्या क्या थी कि पहले पूरा पढ़ लो, तो आप पढ़ो इसको। ऋतुराज वसंत के आगमन से शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया, पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्तों को गिराकर लता कुंजों पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंगों में नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। कनेर करवीर मदार पाटल इत्यादि पुष्पों की सुगंधी दिग्दिगंत में अपनी मादकता का संचार करने लगी। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको लग गया प्लॉट का क्या है, कि वसंत की तारीफें की जा रही है, वसंत में ऐसा हो गया, वसंत में वैसा हो गया, वसंत ऐसा है, वसंत वैसा। ठीक है, लास्ट में आ जाओ। प्रकृति ने वसंत के आगमन पर अपने रूप को इतना संवारा है, अंग अंग को सजाया और रचाया है कि उसकी शोभा का वर्णन असंभव है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो इससे आपको शीर्षक क्या मिल गया, वसंत ऋतु की शोभा। सारे पैराग्राफ में क्या चर्चा है, वसंत ऋतु की शोभा की चर्चा है। ठीक है, तो अब ये लाइन है, ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। तो मोटी बात क्या हो गई इसमें, वसंत ऋतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर लता कुंजों पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। क्या मतलब हुआ कि पश्चिम की पवन ने वृक्षों के जीर्ण शीर्ण पत्ते गिरा दिए। अब वो लता कुंजों में गिराए कि कहाँ पे गिराए, स्वच्छ निर्मल हो गए, ये हो गया वो हो गया, सब बात ठीक है। वृक्षों और लताओं के नूतन पत्तियों पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए फूलों के कि इनकी मादकता। ठीक है, तो मोटी बात क्या हो गई, वृक्षों और लताओं में नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल निकल आए, बात खत्म। और सुगंधि दिग्दिगंत में अपनी मादकता का संचार करने लगी, उनकी सुगंधि से दिशाएं गमक उठी या महक उठी, कुछ भी लिख लो। फिर क्या हो रहा है, न शीत की कठोरता न ग्रीष्म का ताप, समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक प्राणी की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, गेहूं के सुनहले बालों से पवन स्पर्श के कारण झुनझुन का संगीत फूट रहा है। तो मोटी बात क्या है, सुनहले बालों से युक्त गेहूं के पौधे खेतों में हवा से झूम रहे। फिर पत्तों के अधरों पर सोया संगीत मुखर हो गया। और ये सब क्या है, अलंकारिक भाषा है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सारा कीर्तन किस लिए हो रहा है, वसंत के आगमन के साथ ही जैसे जीर्णता और पुरातन का प्रभाव तिरोहित हो गया, नए जीवन का संचार हो गया। ठीक है, प्राणियों की नस नस में उमंग की नई चेतना छा गई। अब आगे क्या हो रहा है, आम की मंजरियों से सुगंध आने लगी, कोयल कूकने लगी। अब ये देखो, आम्र मंजरियों की भीनी गंध और कोयल का पंचम आलाप। अब पंचम आलाप का मतलब क्या है, कोयल तो कूकना ही जानती है, अब उसको कुछ भी कह लो भले। ठीक है, भ्रमरों का गुंजन, कलियों की चटक। अब ये ऐसा पैराग्राफ है कि इसमें आप अपने मन से इसको शॉर्ट करके एक आध एग्जाम्पल्स डाल दिए, जैसे यहाँ पे कोयल कूकने लगी डाल दिया। ठीक है, मोटा मोटी क्या है कि वसंत के आने से प्रकृति खिल उठी, जो अच्छा अच्छा हो गया सब कुछ, तो वो भाव अपने इसमें आ जाने चाहिए। ठीक है, अब आप ये सोचो ये छोड़ूं ये करूं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर कोई भी 200 शब्द है तो आपको 65 शब्द से आगे तो वैसे ही नहीं जाना। उसमें आप कितना डाल सकते हो, कोई मूल भाव छूटे नहीं, ऐसा नहीं हो जाए कि वसंत ऋतु का नाम ही लिखना भूल गए और सारा कीर्तन करते रहे। शीर्षक सबसे पहले सोच लेना है, फर्स्ट और लास्ट पढ़ के, शीर्षक के 2 नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसको कर देना है संक्षेपण। अब जैसे ये पिछली साल का जो 2018 के पेपर का है उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा है, वो तो ऐसा था 5वीं क्लास के बच्चों जैसा, ये जैसा आरपीएससी का होता है वैसा है। ठीक है, देखो क्या है, जीवन ज्ञात और अज्ञात का मिश्रण है, इन दोनों में से एक भी कम हो जाए तो जीवन अधूरा हो जाएगा।
ठीक है। हमारा एक हिस्सा है जो निश्चित राय रखता है, एक अन्य हिस्सा, दो हिस्सों की बात कर दी, मनुष्य के मस्तिष्क को या विचार शैली को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा निश्चित राय, अन्य हिस्सा अज्ञात का पता लगाना। ठीक है, फिर बुद्धिमान की परिभाषा दे दी, बुद्धिमान वही है जो अनिश्चितता का सामना करने और उसमें से उत्तम अवसर पैदा करने की कुशलता विकसित कर लेता है। फिर आश्चर्य की परिभाषा दे दी, आश्चर्य क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करने की अंतहीन संभावना उत्पन्न कर देता है। ठीक है, फिर जितना अधिक जानते हैं उतनी जिज्ञासा बनी रहती है। पुरानी बात के लिए आश्चर्य नहीं होता, पक्की राय उसके लिए हो सकती है जो नया नहीं है। जो व्यक्ति केवल आश्चर्यचकित रहता है वह भ्रमित रहता है, मतलब केवल आश्चर्यचकित वह भ्रमित, और जो सब बातों के प्रति पूर्ण रूप से निश्चित वो निष्क्रिय और सुस्त। ठीक है, तो पहले तो शीर्षक सोचो। तो शीर्षक सोचना तो बड़ा सब्जेक्टिव सा काम है। अब इसका शीर्षक क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सोच रहे हो आप लोग? ज्ञात और अज्ञात के बीच जीवन, ठीक है, जिज्ञासा और ज्ञान और जिज्ञासा, ठीक है, मनुष्य और जिज्ञासा, ठीक है, जीवन और जिज्ञासा, ये सब ऐसे शीर्षक है जो इससे रिलेट करते हैं, है ना। और द्वंद्व समास में डालने से क्या होता है कि आपको डेफिनेटिव पे नहीं पहुंचना होता। ठीक है, जैसे जीवन और जिज्ञासा डालने से आपके दिमाग में ये नहीं हुआ कि भाई कंक्लूड नहीं करना पड़ा शीर्षक में आपको पैराग्राफ को, अदरवाइज क्या होता कि आप गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको डाल देते जिज्ञासा ही जीवन है, ठीक है, तो ये कहीं से निकल के नहीं आ रहा कि इसमें जिज्ञासा ही जीवन है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब इसका अगर अपन संक्षेपण करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? जीवन ज्ञात और अज्ञात का मिश्रण है, इन दोनों में से एक भी कम हो जाए तो जीवन अधूरा हो जाए। यहाँ पे आ रहा है अपने पास प्रोनाउन, ठीक है, किसके लिए? ज्ञात और अज्ञात के लिए। मतलब इन दोनों सेंटेंस को एक संयुक्त वाक्य बना सकते हैं अपन। तो क्या लिखें? जीवन ज्ञात और अज्ञात में से किसी के भी बिना अधूरा है। ठीक है, हमारा एक हिस्सा निश्चित राय रखता है जबकि दूसरा अज्ञात का पता लगा लिखने के लिए हमें उकसाता रहता है। अगले दो सेंटेंस मिक्स हो गए। बुद्धिमान व्यक्ति अनिश्चितता का सामना करते हुए उसमें से उत्तम अवसर पैदा करने की कुशलता रखता है। ठीक है, जितना अधिक हम जानते हैं उतनी हमारी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती रहती है और आश्चर्य हमारी इसमें सहायता करता है। जबकि पक्की राय हमेशा पुराने के लिए होती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आश्चर्य और आश्वस्ति का मिश्रण रखना चाहिए, क्योंकि केवल आश्चर्यचकित व्यक्ति भ्रमित रहता है जबकि निश्चिंत व्यक्ति निष्क्रिय और सुस्त हो जाता है। हो गया संक्षेपण। और इसको छोटा कर सकते हैं लिख के। ये 1 2 3 इटरेशन की चीज है। जैसे आपने रफ में पहले लिखा, फिर उसमें से कुछ कुछ आप काट छाट करके और आराम से इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम बाकी क्वेश्चन भी बाद में कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जैसे आपका जो आएगी क्वेश्चन शीट उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही है। इसमें प्रैक्टिस का खेल ज्यादा है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू ऑल।